स्टार्टिंग है फर्दर रेडॉक्स सेक्शन 2। अभी कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था, ठीक है। कुछ किसी को पर्टिकुलरली इसमें पूछना है तो क्वेश्चन किसी के पास को डाउट हो फटाफट। कुछ केसेस मैंने आपको दिए भी थे होमवर्क में, वो सारे हो गए। कुछ पूछना हो किसी को इसमें। PCl5 सॉलिड, ओके। देखिए आपको मैंने ना कभी ये केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया होगा, वैसे मैं पी ब्लॉक के अंदर भी कन्विंस कर देता हूँ। जो PCl5 सॉलिड स्टेट में होता है ना, वो इन दोनों के मिलने से बना होता है। देखो ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने लिखा ना PCl5 सॉलिड, तो इसका मतलब इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव, ये फैक्ट है। देखिए अब आप एक काम कर लीजिए, इनमें से किसी भी पार्ट से फास्फोरस की स्टेट निकाल दीजिए, इसको अलग कर लीजिए। PCl4 पॉजिटिव है ना, फास्फोरस को एक्स मानिए, क्लोरीन -1 होता है, सबका सम ये वाला चार्ज। आई बात आपको समझ? आपका आंसर +5 आ गया, वेरी इजी। और आप चाहते हैं आप इससे निकाल लीजिए, PCl6 नेगेटिव से, फास्फोरस को एक्स माना, क्लोरीन का -1, सबका सम ये वाला चार्ज। अब भी सॉल्व करने से कितना आएगा? +5 ही आएगा। समझ नहीं है? जैसे मर्जी कर लीजिए। वो कंफ्यूज किया गया सिर्फ PCl5 सॉलिड, फर्क कुछ नहीं पड़ता। PCl5 गैस दूंगा तो आप सिंपल एक्स मान के कर लीजिएगा, ओके। तब भी आपका आंसर +5 आएगा, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो तो एक जानबूझ के क्वेश्चन क्रिएट किया गया। और कोई बात इस तरह की जल्दी कुछ पूछना हो, मैंने जो कल टिक करवाए थे वो सारे क्वेश्चन हो गए। और किसी के पास कोई डाउट नहीं है? आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें से, ऐसे ही कह रहे हैं आप लोग। हाँ बताइए फटाफट बोलिए। ओके ओके ओके, इसमें एल्यूमिनियम का निकालना है। चलिए, एक कंपाउंड कल था, इसको एलम कहते हैं, पोटाश एलम। इसको हिंदी में हम फिटकरी कहते हैं। 10 बात मत करिए। आपको इसमें एल्यूमिनियम की स्टेट निकालने के लिए कहा था, एल्यूमिनियम। देखो बच्चे, आपको इसमें एल्यूमिनियम की स्टेट निकालनी थी। देखो आपको फैक्ट बताऊं, एल्यूमिनियम की हमेशा एक ही स्टेट होती है, +3। आप चाहे निकालते भी ना, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखाता हूँ क्या प्रोसेस क्या रहेगा। आपको पता है ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, चार्ज ही नहीं है। मत सोचिए कि पोटेशियम का क्या है, सल्फर का क्या है, ऑक्सीजन का है, नो नीड। सीधा ये 0 है, ये भी 0 है, क्योंकि वाटर खुद एक कंपाउंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। कितनी ऑर्डिनरी सी बात है। इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ऐसा कोई ऑक्सीडेशन में सिर्फ इतने से पार्ट से आपका मतलब है। आप एल्यूमिनियम को एक्स मानते, सल्फेट का कितना होता है? -2। बस ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपका आंसर कितना जाता है? +3। ये तो जानबूझ के कंफ्यूज किया गया। पोटेशियम सल्फेट का कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, वाटर का कोई ऑक्सीडेशन नंबर, इनका कोई रोल ही नहीं है। इस वाले पार्ट को बाहर निकालो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और बताइए, और कोई ऐसा डाउट? ओके बैठ जाइए। देखो, ये कंपाउंड मैंने आपको कल ये दिया था। अब ये ना देखो, अभी हमने ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है, ये मैंने कभी डिस्कस नहीं करा EDTA ये क्या है। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वहां पे एक बात सिखाई जाएगी, ये लाइगेंड है, लाइगेंड आप लिगेंड भी कह सकते हैं। इथाइलिन, डायमाइन, टेट्रा एसिटेट, ये वहां पर आएगा, ये आप वहां सीखोगे। अब देखो ये चीज मैंने सोचा कि आपको कभी 12th में पढ़ी होगी, तो मैंने उसके भी हाथ पे दे दिया। अभी ये मेरे पार्ट में आता नहीं, अभी सिखाना ना, जब सिखाना होगा तो देखेंगे। इसका सही मायने में स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है, इसे कहते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। अगर ये मेरे पार्ट में आएगा तो आपको सिस्टम बनाना भी सिखा देंगे। अब देखो मैंने इसे क्यों बनाया। वो मुझसे बोलता है इसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। इसने ये पूछ लिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप देखिए -1, -1, -1, -1, -4 चार्ज है इसके पास। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 है। अगर मैंने Fe का एक्स एज्यूम किया, इसका -4 है, दिस सम इज व्हाट है? -1। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? +3। इसको सॉल्व करने से पक्का +3 आएगा। तो +3 आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट शुड बी क्लियर। बोलो अंडरस्टैंडिंग में? लेकिन अपनी प्रीवियस नॉलेज से करना है, हमें 12th क्लास की नॉलेज से करते हैं EDTA क्या होता है, क्योंकि हमने तो अभी सिखाया नहीं, हम तो वहां पहुंचे भी नहीं। और कोई ऐसी बात, और कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो, अगर पूछना वरना हम आगे चलेंगे। चलिए ठीक है, आपको सबको उम्मीद है आ गया। आपने घर पे करा नहीं, इसका मतलब यही है, वरना आपसे एक भी क्वेश्चन ना होता तो सारे बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लेकिन अगले स्टेप पे आते हैं। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया। मैंने कल आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताई थी। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन, ये सब बता दिया मैंने कल। कल तक की केमिस्ट्री इतनी हुई थी।
आज ना हम ऑक्सीडेशन के नंबर के अगले टॉपिक में आते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहां से भी क्वेश्चन कंपल्सरी मिलता रहता है। एक अल्टीमेट टॉपिक है, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार, इसको हिंदी में बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। चलिए स्टूडेंट पे अटेंशन। रेडॉक्स रिएक्शन अब बहुत तरह की होती है। देखो मैं कुछ आपके सामने रेडॉक्स रिएक्शन लिखता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन, एक साथ कॉपी कर लेंगे प्लीज, टाइम सेव करिए। ये भी मेरे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, कुछ लिखा नहीं भी किसी को, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन, एक ये भी रेडॉक्स रिएक्शन, इसको भी रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन है वो ये। अब देखो मैं इनकी ना टाइप बताऊंगा आपको, टाइप, इनके प्रकार बताऊंगा, इनके नेम बताऊंगा, है सब रेडॉक्स लेकिन इनके टाइप होते हैं। एक एक केस ले लेते हैं, एक ऐसे केस वो ले लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है, सब रेडॉक्स हैं ये, लेकिन इनके स्पेशल नेम्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। और एक और कैटेगरी ले लेते हैं रेडॉक्स सेक्शन में, लाइक दिस वन, ठीक है। और एक और कैटेगरी ले लेते हैं लाइक दिस वन। देखो अब इन सबके नेम बताऊंगा मैं, अब इनको सबने समझना है, इनको फील करना है, ठीक है, अभी कोई कॉपी भी नहीं करेगा। पहला केस, पहले केस में पहले तो चेक करो रेडॉक्स रिएक्शन भी है या नहीं है। जिंक की स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ +2 है, हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पे 0 है, स्टेट बढ़ भी रही है घट भी रही है, इसका मतलब रिडक्शन भी हुआ ऑक्सीडेशन भी हुआ, ये 100% क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ओके, कॉमन सी बात है। इसको नाम रेडॉक्स रिएक्शन तो कहेंगे करेंगे, इसका एक नाम और बोल देते हैं। एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, देखिए हल्का सा एक चेंज कर रहा हूँ, एक चेंज कर रहा हूँ, माइनर सा ना इसमें, मैं यहाँ पे कॉपर ले लेता हूँ, कॉपर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका नाम पता है क्या, एनसीईआरटी में लिखा है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या लिखा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे धातु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक्चुअली मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, कम ऑन द पॉइंट, मेटल ने मेटल को हटा दिया, धातु ने धातु को हटा दिया, नेम इज कैप्टन मेटल डिस्प्लेसमेंट। कितनी कॉमन सी बात, कॉमन सेंस, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मेटल डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शन को पता क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, चीजें जुड़ गई, कंबाइन कर गई ना, जुड़ने को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कंबाइन करके। अगर आप ध्यान से देखोगे हाइड्रोजन की स्टेट अप हो गई, क्लोरीन की स्टेट डाउन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका नाम पता क्या, यहाँ पे नॉन मेटल ने यहां से नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दी, ऑक्सीजन को निकाल लिया, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये आप एनसीईआरटी में टर्मिनोलॉजी देखेंगे, है सब रेडॉक्स ही, कोई टेंशन भी नहीं है। ये रिएक्शन जो फोर्थ और फिफ्थ है ना, ये तो एक स्पेशल कैटेगरी, ये कंपटीशन फेवरेट है, फेवरेट। देखो जरा इसको फील करना है सब लोग। यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट कितनी है बताओ, बोलो, परऑक्साइड है -1, यहाँ पे कितनी है -2, यहाँ पे कितनी है 0। एक बार स्टेट डाउन हो रही है और एक बार स्टेट अप हो रही है, इसे क्या बोलते हैं पता है, इसका नाम है, वेरी गुड, डिस्प्रपोर्शनेशन। ये केमिस्ट्री में एक स्पेशल रेडॉक्स रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेट करने का मतलब होता है सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, इसको सेल्फ रेडॉक्स भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऑक्सीजन की स्टेट पहले से क्या हुई है, डाउन, और ऑक्सीजन की स्टेट पहले से क्या हुई है, अप। अगर एक ही एलिमेंट की स्टेट अप एंड डाउन हो रही हो ना, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक ही एलिमेंट की स्टेट, ऑक्सीजन की स्टेट डाउन हो रही है, ऑक्सीजन की अप हो रही है। यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही रिड्यूस हो रहा है। इसका स्पेशल नाम है, देखो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप बुक उठाएंगे ना, इसके ऊपर पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही सेम केस आगे हुआ है, क्लोरीन की स्टेट पहले से डाउन हुई है, क्लोरीन की स्टेट पहले से अप हुई है, क्लोरीन की स्टेट अप हो रही है, क्लोरीन की स्टेट डाउन हो रही है। एक ही एलिमेंट की स्टेट अप एंड डाउन हो रही है, इसका मतलब क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन। और यहां भी क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज वेल एज क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट शुड बी क्लियर। देखो देखो हमारे पांचों केस क्लियर हो गए। बोलो रिलैक्स हुआ सब बच्चों को? ठीक है, जागिए जागिए, कंपटीशन की लाइन में आइए, मेन ट्रैक पे आइए, इसको सीखो। डिस्प्रपोर्शनेट, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी काम चल जाता है। अब इस रिएक्शन पे आइए, यहाँ पे क्लोरीन की स्टेट पहले से डाउन हुई, ऑक्सीजन की स्टेट पहले से अप हुई। देखो एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, उसके अंदर एक पार्ट का रिडक्शन होता है तो एक पार्ट का ऑक्सीडेशन। पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंट्रा मोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। किसे कहते हैं इंट्रा मोलिकुलर? इंट्रा का मतलब व्हाट? हाँ, उसी मोलिक्यूल के अंदर। हम कहते हैं विद इन द सेम मोलिक्यूल, विद इन द सेम मोलिक्यूल, उसी मोलिक्यूल के अंदर, उसी मोलिक्यूल में एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, विद इन द सेम मोलिक्यूल। समझने की कोशिश करो, ये सब इंटर है, इंटर 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 इंटर, ये इंट्रा है, उसी के अंदर किसी का रिडक्शन, किसी का ऑक्सीडेशन। बोलो आ रहा है सबको समझ? देखो वर्ड्स को कैच करना। अब ये देखो, ये रिएक्शन तो एक स्पेशल रिएक्शन, देखो इसको डिफरेंट कलर से मैं शो कर दूं, मिक्सअप ना हो जाए। देखो ये रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट, जो ये बता, यहाँ पे आई की स्टेट -1 थी, यहाँ पे +5 थी, अब कितनी हो गई? 0। दोनों ने मिलके एक ही स्टेट अचीव कर ली, दोनों ने मिलके एक ही स्टेट अचीव कर ली। ये ना डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा हुआ। डिसप्रपोर्शनेट में एक एलिमेंट दो स्टेट अचीव कर रहा था। अभी मैं ना इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। इसका नाम किसी को पता है? इसे क्या कहते हैं? कॉम प्रोपोर्शनेशन। क्या कहते हैं इसको? कॉम प्रोपोर्शनेशन। इसे कॉम प्रोपोर्शनेट करना बोलते हैं। देखो ये इंग्लिश वर्ड है, इनसे डरो मत। अभी मैं आपको इनको ढंग से बता देता हूं, क्या होता है डिसप्रपोर्शनेट, क्या होता है कॉम प्रोपोर्शनेट। ये फिजिक्स के अंदर भी आता है। अभी ना, अभी एक एक काम करिए, ओपन तो करिए, इसे कॉपी करना शुरू करिए, ये केस नोट करिए। कुछ क्लियर हुआ? वन बाय वन नोट करोगे, आएगा समझ। करो फटाफट क्विक। अभी मैं लास्ट केस को और ढंग से बता दूंगा। मेटल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नथिंग स्पेशल, कोई टेंशन में नहीं आना। जब हमें कोई ऐसे वर्ड्स देगा ना, हम अपनी कॉमन सेंस से कर लेंगे। मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं, तो तीन तो बड़े यूजुअल से वर्ड्स हैं। फोर्थ फिफ्थ में क्या हुआ है? डिस्प्रपोर्शनेशन। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फोर्थ फिफ्थ में हो रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन। किसी की स्टेट डाउन भी हो रही है, किसी की स्टेट अप भी हो रही है। इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। अपनी स्टेट घटाना, अपनी स्टेट बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो हर साल नीट में आता है। इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट करना। बुक्स उठाइए, बुक्स में सारे क्वेश्चन मिलते हैं इस तरह के। आपको बार बार कहते हैं आप लोग यार बिल्कुल वही एक ही ट्रैक पे चलते हो, आपने कल का भी होमवर्क नहीं करा, बड़े अफसोस की बात है। 11th क्लास का बच्चा ज्यादा कर लेता है, आप लोग बिल्कुल रिजिड होके बैठे हैं। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये दो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन। एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसे पहचानोगे आप। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस इन अ कंपाउंड, वही कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वही कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वही कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इक्वेशन 1 2 3 4 5 होपफुली क्लियर। आ रहा है सबको समझ? शुरू के तीन केसेस को रब कर दूं, है ना, थोड़ा सा प्लेस खाली हुआ यार। लो, शुरू के तीन रिएक्शन ड्रॉप कर दी मैंने, तो हो गई है हमारी। अब 4 5 को सिस्टमैटिक अच्छे से कॉपी करिएगा। इसका नाम है कॉम प्रोपोर्शनेशन, सॉरी डिस्प्रोपोर्शनेशन। इट्स कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। कुछ कहना है मेरे से? बताओ बताओ क्या पूछना है? को डाउट भूलिए। इक्वेशन 4 5 एक ही कैटेगरी में है, बिकॉज सेम एलिमेंट in a compound is oxidized as well as reduced.
एक ही एलिमेंट की स्टेट अप एंड डाउन हो रही है। ये इक्वेशन 4 और 5 डिस्प्रोपोर्शनेशन कैटेगरी में आती है। चलिए होपफुली क्लियर। 4 और 5 नॉर्मल केस है। डिस्प्रोपोर्शनेशन, अरे मैं इसको और फील करवाता हूं। ये लो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं। इसके बाद 6 वाली इक्वेशन का मैंने स्पेशल नाम रखा था इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज क्लियर। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रा का मतलब उसी मोलिक्यूल के अंदर। एक ही मोलिक्यूल है, उसमें एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक पार्ट रिड्यूस हो रहा है। दिस इज व्हाट इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, एक बात का मेरे को आंसर देना, क्या मैं इसको डिस्प्रपोर्शनेशन कह सकता हूं? हाँ है ना? व्हाई नॉट? करेक्ट, करेक्शन, राइट, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्लोरीन की स्टेट डाउन हो रही है, ऑक्सीजन की अप हो रही है। अलग अलग एलिमेंट की स्टेट अप एंड डाउन हो रही है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये पक्का रेडॉक्स है और पक्का इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। आई बात सबको समझ? लास्ट केस क्या है? लास्ट केस मैंने भी क्या कहा था? कॉम्प्रोपोर्शनेशन, कॉम्प्रोपोर्शनेट करना। देखो आपको ना ये वर्ड फील करवाते हैं। अब जरा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो देखो फिजिक्स लगाते हैं। हमने फिजिक्स में कभी पढ़ा है सब लोगों ने, जैसे ये लेंस होता है, आपने इसके ऊपर रेस डाली, ये रेस ना जब डलती है तो पता होगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मर्ज हो जाती है, मर्ज मिल जाती है। इसको फोकस बोलते हैं, नल आपको पता है। इसको पता है फिजिक्स में क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। इसे कन्वर्ज कहना कहते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कह देते हैं। इसी का इसी का हमारे पास सिनोनिम है कॉम्प्रोपोर्शनेशन। कॉम्प्रोपोर्शनेट में भी ऐसे ही होता है। दो एलिमेंट होते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये -1 में है, +5 में। दोनों आपस में मिले और मिलके स्टेट क्या बना ली? जीरो। -1 भी जीरो में आ गया, ऐसे कह सकते हैं, और +5 भी जीरो में आ गया। दिस इज व्हाट कॉम्प्रोपोर्शनेट करना। इसे कॉम्प्रोपोर्शनेट कहते हैं। तो कॉम्प्रोपोर्शनेट करना, कन्वर्ज होना, एक ही मतलब है। अच्छा, एक लाइन से भी आता है फिजिक्स से नॉन है। इसमें रेस डाली आपने, ऐसे रेस स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। कहते हैं ना कि डाइवर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं ना। तो डाइवर्जिंग के लिए हमारे पास सिनोनिम क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन। वहां पे डाइवर्ज हो गया, डिस्प्रपोर्शनेट हो गया। तो थोड़ा सा ना इन वर्ड्स को कैच करना है, कंफ्यूज नहीं होना, बड़े सिंपल से वर्ड्स हैं। लीजिए यहाँ पर ना ये पार्ट पूरा हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और मैं ना अप्लाई करके देखो, आप एप्लीकेशन लाएंगे तो और शार्पनेस आती है। अब हमने रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप भी आपसे कन्विंस कर दी। डन है होपफुली, सब नोट भी कर ही लिया, कोई मुश्किल नहीं है। वो है ना, देखो एप्लीकेशन करके माइंड शार्प होता है। ठीक है, थ्योरी अपनी जगह हो गई, दैट्स ऑल, ये फिनिश। अगला हेडिंग है इसके बाद। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आ ही गया ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं वो और भी कर लेता हूँ। उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, हम लोग एन फैक्टर निकालना सीखते हैं। हेडिंग नोट करो आप, एन फैक्टर। आज मैं आपको यहां से एन फैक्टर निकाल के दिखाऊंगा। एन फैक्टर क्या चीज है अभी समझाएंगे, जरा कॉपी कर लें। एन फैक्टर, जब रेडॉक्स पढ़ रहे हैं तो एन फैक्टर भी में आ जाए। देखो एन फैक्टर क्या होता है? एन से नाम नंबर का हिंट मिलता है, नंबर, कोई संख्या है, ये संख्या है। बात मत करिएगा। अब किस चीज का नंबर है इसको रियलाइज करना। एन फैक्टर इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अभी नोट नहीं करना। लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। देखो देखो, इजी कोई, ये एन फैक्टर की डेफिनेशन। बोलो मत तो बच्चा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। जरा इस वर्ड पे देखो, फोकस कर। कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? लॉस हुआ या फिर गेन हुआ? किससे? 1 मोल सब्सटेंस से। हम उसको उसका एन फैक्टर बोलेंगे। एक मिनट एक मिनट, मेरे पास सोडियम है, सबको पता है सोडियम ऐसे ब्रेक होता है। ये सोडियम की नेचर है ऐसे ब्रेक होना, कॉमन सी बात है। अब आप इसको ऐसे सोचो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है क्लियरली, यहाँ पे भी 1 लिखा है और यहाँ पे भी 1 लिखा है। इसके 1 मोल ने क्या किया?
एक मोल इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकाला, वैसे कह सकता हूं ना, इसके एक मोल ने एक मोल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्योंकि क्या है इसका एन फैक्टर, हम कहेंगे इसका एन फैक्टर 1 है, क्योंकि एक मोल ने एक मोल इलेक्ट्रॉन को लूज किया। देखो ऊपर डेफिनेशन बढ़ गया, देखो। सिमिलरली मेरे पास कैल्शियम है, कैल्शियम अपने आप को ऐसे ब्रेक कर लेता हूं। अब हम कैल्शियम की केमिस्ट्री समझते हैं। इसके एक मोल ने क्या किया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, हेंस एन फैक्टर इज 2। कितना सिंपल, देखो आपको ये पता लगाना है एक मोल सब्सटेंस ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन दिए या कितने मोल इलेक्ट्रॉन लिए, उनका केस भी ले लेते हैं। देखो जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, अब ये अपने आप को ऐसे बना रही है, तो एक मोल ने क्या किया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिए, हेंस एन फैक्टर इज व्हाट है 2। ऐसे कैसे, तो ये एन फैक्टर होता है। देखो मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, हम कंपटीशन में ऐसे निकालेंगे। देखो हमारे पास एक आसान से ट्रिक है, जब आप रेडॉक्स पढ़ रहे हो तो एक आसान ट्रिक शेयर करते हैं। पता है एन फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे आसान डेफिनेशन रहेगी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। देखो इसको लगाएंगे हम लोग, पूरे मोलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया, कितना परिवर्तन आया, दिस इज एन फैक्टर। लो मैं आपको करके दिखाता हूं, इसको अप्लाई करता हूं। बताना यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, फटाफट बोलिए। और यहाँ कितना है, +1, कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, हेंस एन फैक्टर इज 1। देखो हमारा पहले भी 1 आया था, इजी वे। यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ पे कितना, 2 का चेंज आ रहा है, एन फैक्टर इज 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, या -2 आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, एन फैक्टर इज 2। देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है, लेकिन हम अपने कंपटीशन में टाइम बचाने के लिए इस डेफिनेशन को लगाएंगे। सबको आ रहा है समझ, हमें यह पता लगाना है कि पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया, पूरे मॉलिक्यूल में कितना चेंज आया ये पता लगाना है, इसी को एन फैक्टर बोलते हैं। चलो एक बार इसे कॉपी कर लो, पूरे मॉलिक्यूल में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, दिस इज कॉल्ड एन फैक्टर। जितना चेंज आएगा वो एन फैक्टर होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, दिस इज कॉल्ड एन फैक्टर, दैट मस्ट बी क्लियर। अब ये पता लगाना है कि पूरे मॉलिक्यूल में कितना चेंज आया, कितना परिवर्तन आया, सिंपल लैंग्वेज में। पीछे पीछे बुआ है, चुपचाप इसे नोट करो। जो चेंज पूरे मॉलिक्यूल के लिए आएगा उसे हम कहेंगे एन फैक्टर। चलो उम्मीद है क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड डेफिनेशन वैसे लिखी हुई है, बट हम डेफिनेशन यूज ना करके इस वाले ट्रिक को फॉलो करेंगे। हम चेंज निकाल लिया करेंगे कि पूरे मॉलिक्यूल में कितना चेंज आया, उसको एन फैक्टर कहा करेंगे। अब आगे से दिमाग में आपके लिए ये डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। अब मैं कुछ केसेस आपको दे रहा हूँ, आप मुझे उनके एन फैक्टर निकाल के देंगे। चलिए हटा दें इन सबको, ठीक है। चलिए कुछ केसेस नोट कर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आयन बन रहा है, किसी को बोलना नहीं होगा, कर लेना एक साथ, फिर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ऑक्सीजन ने वाटर बना ली, हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट है, या पर मैग्नेट भी कह देते हैं, और इसमें इसने अपने आप को Mn2+ से बना लिया। फेरस ने फेरस ने फेरिक बना लिया, ठीक है, बात नहीं करनी किसी को। ऐसे ही हमारे पास थायोसल्फेट है, इसने अपने आप को टेट्रा थायोनेट बना लिया। और देखिएगा
और किसी केस में एन फैक्टर निकालना हो, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, फेरस ऑक्सलेट ने अपने आप को फेरिक एन ऑक्सलेट बना लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 6 केसेस है, अब इन सबके एन फैक्टर निकालने होंगे, और ये एन फैक्टर निकालने हैं आपको रिएक्टेंट साइड के निकालना है, ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है, ये सब रिएक्टेंट साइड के होंगे। देखो मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, इसलिए बात ना करिए, जल्दी से करिए। इन 6 केसेस के एन फैक्टर निकालिए। और एन फैक्टर क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। पूरे मोलिक्यूल में कितना चेंज आ रहा है ये पता लगाना है, इसका एन फैक्टर करिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल का चेंज पूरे मोलिक्यूल में आएगा, जिसको एन फैक्टर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। एन फैक्टर इज व्हाट? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। पूरे मोलिक्यूल में कितना चेंज आ। अच्छा, आप करिए जो करना है, किसी को जल्दी करिएगा, टाइम सेव करिएगा। जो जो आपको आते हैं कॉन्फिडेंस से कर दो, डजंट मैटर, कोई नहीं है तो कराएंगे, सारी किसी से कराएंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल, पूरे मोलिक्यूल में कितना चेंज, दिस इज कॉल्ड एन फैक्टर। अगर आप दोनों साइड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें और फिर चेंज निकाल लें, बस इतना सा काम करना है कि कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। लेकिन बहुत जरूरी है कि पहले पूरे मोलिक्यूल का आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। चलिए, हो गए सारे केसेस। कोई भी हुआ कॉन्फिडेंस से, एक दो जो भी दिया होगा आपने पास कर लेते हैं। कल बाद में ऑक्सीडेशन नंबर भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, करिए करिए, शाबाश। दोनों साइड पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना आप, चेंज निकाल ही नहीं सकते। और जो भी चेंज आएगा पूरे मॉलिक्यूल में, दिस इज कॉल्ड एन फैक्टर, ये इसकी सीधी सी केमिस्ट्री। जो चेंज पूरे मॉलिक्यूल में आता है उसको एन फैक्टर बोलते हैं। चलिए, हो गया उम्मीद है। अच्छा बताओ, पहले केस में एन फैक्टर कितना है? सही बात है, बिल्कुल 3। शीज राइट। देखो, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, और यहाँ +3 है। देखो सब ध्यान देना, साफ दिख रहा है 3 का चेंज, क्लियर दिख रहा है 3 का चेंज, हेंस एन फैक्टर इज 3। और एन फैक्टर में को प्लस माइनस साइन मत लगाना, एन फैक्टर इज 3। 0 से 3 का मतलब एन फैक्टर इज 3। जरा फोर्थ केस का बताना कितना है? बाकी लोग ही बोले ना, इस साइड गर्ल्स बैठे हैं, बॉयज बोले, फटाफट कुछ रिप्लाई करो, बताओ किसका एन फैक्टर कितना, आप बोलो। 1, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ +2 है, यहाँ +3, 3 - 2 सबको पता है, वेल नोन। 1, वेल डन। क्या करो यार, स्टार्ट किया करो, तभी करना आता है। थर्ड केस बताओ। थर्ड केस में से एक मिनट, गर्ल्स से पूछते हैं, आपसे हुआ? जल्दी मैडम बोलिए इसका एन फैक्टर फटाफट। आप लोगों से कुछ हुआ था? गलत बात है कि आप लोग कुछ पढ़ते ही नहीं घर पे ना। बॉयज बताओ, बॉयज 5, कोई 5 का रीजन देगा? आप लोग कल आए भी नहीं थे, अपने मन से आए, कभी नहीं आए, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। आपके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं वाइस 5? आप बता सकते हो वाइस 5? आपने मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, कितना आया था? किससे पूछ रहा हूँ मैडम, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? +7 आया था, इधर कितना है? फिर डिफरेंस साफ दिख तो रहा है, +7 और +2, सही बात है, 5 इज आंसर है। देखो ये जो मैंने 3 केस किए बिल्कुल ऑर्डनरी थे, इसे कोई भी कर सकता था। थोड़ा सा ना सेकंड केस ट्रिकी था। सेकंड केस को देखते हैं, चलो गर्ल्स पे से बताएं, सेकंड का बताओ कितना है, आप बता दो। आप बताओ, हाँ। तो मैडम करिए ना, फिर ये नहीं कि मैंने किया नहीं। क्यों नहीं करा फिर आपने? क्यों नहीं हुआ? कल कराया था ना, कुछ सिखाया गया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना,
तो घर बैठ के पढ़ना भी तो होता है ना, ऐसे नहीं होती तैयारी नीट की जैसे आप लोग कर रहे हैं। वाइस बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर तो क्लास 11 में सिखा देते हैं। आप बताओ, आप बताओ पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 नहीं है, आपने आधे का आधा मैंने सारा होमवर्क कर लिया। ये फ्री स्टेट में जीरो है। यहां बताइए कितना है? यहां है -2। पक्की बात? बताओ कितने का चेंज आया? कितने का चेंज आया? 2 का चेंज आया? 2 का चेंज नहीं आया। इसका आंसर है 4। सुनिए क्यों, देखो सुनो क्यों। 0 से -2 हुआ, 2 का चेंज आ रहा है, दिख रहा है 2, एन फैक्टर 2 नहीं है। उसका रीजन है, वो जो चेंज आ रहा है वो एक एटम के लिए आ रहा है, एक परमाणु के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर जो निकलता है वो पर एटम निकलता है, पर एटम, एक परमाणु के लिए। एक मोलिक्यूल में ऐसे कितने एटम? तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो सीख लो, भी नोट मत करो। एन फैक्टर डिफाइन पूरे मोलिक्यूल के लिए होता है। देखो बात को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। एन फैक्टर डिफाइन पूरे मोलिक्यूल के लिए, एक के लिए, दो के लिए नहीं। मान लो कल की क्लास सुबह उसको, कल के 10 बजे का टाइम, तो सबके 10 बजे का टाइम है, नहीं कोई 8 बजे आके बैठ जाए, 9 बजे, हम 10 बजे मिलेंगे। तो वही सेम स्टोरी यहां पर है। जब आपने O2 से H2 बनाया ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम थे, दोनों के लिए काम कर रहा था आप। तो 0 से -2 हुआ, दैट इज 2। फिर 2 का डिफरेंस आ गया, लेकिन एन फैक्टर कितना हुआ, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। हेंस एन फैक्टर इज 4। बताओ आया समझ नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन फैक्टर इज 4 दिस टाइम। ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका एन फैक्टर 4 है। बोलो क्लियर हो गया? अब आगे करिए, इससे करके दिखाइए, इसको दोबारा से करिए सब लोग। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे निकालिए और यहां पे निकालिए, निकालिए फटाफट ना, स्टार्ट करिए, तभी करना आएगा। दोनों साइड पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एक्स मान के निकालो, कोई मुश्किल काम है क्या इसमें? दोनों साइड पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फटाफट हाथ चलाओ, इतनी देर लग रही है, छोटे से क्वेश्चन है। एक्शन का माइनस वन का होता है, एक्शन का माइनस वन का होता है, बीच में को बीच में साइन भी लगाया जाता है, यहाँ भी साइन लगाना पड़ेगा। चल गली दस बोलो मत, जो करना अपने आप करो, क्योंकि इसे पूछिए करने की जरूरत नहीं। कितना आया सल्फर, कितना आया? वेरी गुड, साइन के साथ बोलो, देखो शी इज राइट, ये बिल्कुल सही कह रही है। देखो इधर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +2 आ रहा होगा, आ रहा है सबका +2, और इधर आ रहा है +5/2। डन, चाहे +2.5 कह दो। कितने का डिफरेंस हुआ? 5/2 -2 कितना होता है? हाफ, होता नहीं होता? अब एक सवाल है, हाफ का डिफरेंस एक एटम के लिए, यहाँ पे सल्फर ही कितने एटम है? तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब एन फैक्टर बोला जाएगा। एन फैक्टर इज सिस्टम 1। बोलो क्लियर हुआ? एन फैक्टर इज 1। उसको मत देखिए, चाहे वहां पे S10 भी लिखा हो, वहां का नंबर मैटर नहीं करता। जब उसका एन फैक्टर निकालते तो फिर हम 4 कंसिडर करते। गॉट इट? वो जिसका एन फैक्टर बोलेंगे आप उसको ही देखिएगा, बस उसमें कितने एटम है। वहां चाहे एस के 100 एटम भी होते, नो बॉट। क्लियर हुआ है? अब जरा इसको करिए, देखिए चैलेंज है आपके लिए, ये लास्ट वाला केस प्रॉपर चैलेंजिंग, नॉट 1, 3, कॉन्फिडेंट मे बी। लास्ट के जगह दिखाइए स्कैन फैक्टर कितना है, अभी 1 तो रॉन्ग है। ट्राई अगेन, जल्दी करिए, इतना टाइम लगाते हैं बस। स्कैन फैक्टर 1 नहीं बताया, 3 कॉन्फिडेंट है। चलो अच्छा, 3 का रीजन दो, बताओ वाई इज 3, इनको बोलने दो, बताओ बताओ।
किसका 6 है? इम्पॉसिबल। एफी का भी +6 होता भी नहीं है, एफी का +6 आ ही नहीं सकता। चलो आप बताओ। अच्छा, वाई इज 3, एक बच्चे ने बहुत पहले बोल दिया था इसका आंसर 3, और फैक्ट है इसका आंसर 3 भी है। सॉरी, यहाँ पे 0 है। ये 0 कैसे हो जाएगा? फ्री स्टेट में कहाँ है ये? तब भी 0 नहीं आता, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। बैठ जाओ आप लोग, देखो मैं करके उस केस को देखो कहां से 0 आ जाएगा। आप कोई भी कैलकुलेशन करके देख लो, 0 ही नहीं आ सकता। देखो मैं करके दिखाता हूँ, मैं आपको इसका रियल कॉज देता हूँ, इसका फैक्टर क्या है, उसका कॉज क्या है। देखो, इस कंपाउंड को केमिस्ट्री में बोलते हैं फेरस ऑक्जेलेट। आप में इतने गट्स होगी, आप इसको देखते पहचान लें कि फेरस ऑक्जेलेट है। फेरस ऑक्जेलेट इसको बोलते हैं, इसमें फेरस आयन भी होता है और ऑक्जेलेट भी होता है। इसको ऑक्जेलेट आयन कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड से बनता है मेलनोन। मैंने आपको इसलिए बता दिया। अब आपको सोचना ही नहीं है इसमें Fe+2। देखो ये लिखा तो है साफ साफ, +2 है। और कार्बन आप एक्स मान के निकाल लीजिएगा, +3 आएगा श्योर। मैंने वैसे नहीं निकाला एक्स मान के पहले से, उसके पीछे रीजन था। इसको देख के ही पता लगा लो ये ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट में कार्बन की स्टेट निकाल लो। ये लो आपके सामने मैथ लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे कार्बन की स्टेट क्लियरली +3 आ रही। आई बात सबको समझ? स्टेट निकल गई। उधर की निकालो। Fe यहाँ +3 है, कार्बन यहाँ पे +4 है। वेरी इजी। Fe+3 है, कार्बन +4 है। लो चेंज निकाल लेते हैं, कितना चेंज आया। देखो अब चेंज का पता लगा लेते हैं, कितना कितना चेंज आ रहा है। +2 से +3 कितने का चेंज? ऑब्वियसली 1 का चेंज। और +3 से +4 कितने का चेंज? जोन से 1, 2, बिकॉज दे आर 2 कार्बन एटम्स। चेंज पूरे मोलिक्यूल के लिए निकलेगा, दिमाग लगाओ, बार बार आपसे कहना है। Fe में 1 का चेंज मानते हैं, कार्बन के लिए आप 2 का चेंज बोलिएगा, बिकॉज दे आर 2 कार्बन एटम एंड सेंड फैक्टर इज व्हाट? 3। आया समझ? ओवरऑल चेंज 3 का हुआ ना, दोबारा देख लो। Fe में चेंज 1 का हुआ, 2 कार्बन है, उनके लिए चेंज 2 का हुआ, बिकॉज कार्बन पहले +3 था, बाद में +4 हुआ। 1 का चेंज था, 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज। Fe के लिए 1 का चेंज, 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज, ओवरऑल 3 का चेंज, हेंस एन फैक्टर इज 3। इज इट क्लियर? ये इसकी सीधी सी केमिस्ट्री। कॉपी कर लो, ढूंढो ऐसे क्वेश्चन, जाके सर्च करो। एन फैक्टर निकलेगा पूरे मोलिक्यूल के लिए। एन फैक्टर कोई इंडिविजुअल निकलता है नहीं कि एक एटम के लिए निकाल लिया आप, निकाल कर। पूरे मोलिक्यूल में जितने एटम में चेंज आया, सबको लेके चलना होता है। देखो एक आखिरी केस करवाते हैं फटाफट। ये क्लियर हो गया? देखिए इसके बाद ना, मुझे ना, आप एक केस में दे रहा हूं आपको, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट ने अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू क्रोमियम आयन। जरा डाइक्रोमेट का एन फैक्टर निकाल के फास्ट, जल्दी करिएगा। इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इनटू क्रोमियम आयन, Cr3+। इसका एन फैक्टर निकाल। दोनों साइड पहले क्रोमियम का ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जब आप दोनों साइड निकाल लेंगे, फिर आपको चेंज निकालना आएगा, फिर आप एन फैक्टर रिपोर्ट कर सकते हैं। क्विक, दोनों साइड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इधर +6, उधर उधर कितना? बोलो बोलो, उधर तो है ही +3, साफ दिख रहा है। कितना एन फैक्टर हुआ? एन फैक्टर इसका 6 हुआ। 6 इसलिए हुआ, 6 - 3 का चेंज है, बट यहाँ पे कितने क्रोमियम? दैट्स वाई एन फैक्टर 6। अब क्लियर हुआ है? अब इसकी ना प्रैक्टिस करनी हो, अब घर जाके इसको अप्लाई करो। तो एन फैक्टर उम्मीद है आपको निकालना आ गया। ये फिनिश हो। अगला हेडिंग है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट आर्टिकल इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अब आपको सिखाते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं ना अभिक्रिया संतुलित करना। टॉपिक इज ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जाके देख लो। नीट पे तो हर साल बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन, हर साल। और जो मैं ये बैलेंसिंग करने जा रहा हूं ना, अभिक्रिया को संतुलित करने जा रहा हूं, इसका नाम ही है एन फैक्टर मेथड। एन फैक्टर मेथड भी कह देते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कह देते
अब देखो मैं आपको एन फैक्टर से बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा। आपने भी कभी हिंदी मीडियम में बैलेंसिंग में बहुत फोकस करा जाता है, तो आपने वहां पे भी सीखा होगा। अब आपको बैलेंस करना सिखाते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। चलिए करें स्टार्ट। देख ठीक है, अगर ध्यान दीजिए, हेडिंग तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको किसी ने ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बोल दी, और आपको थोड़ा बहुत याद भी आए ट्वेल्थ का, तो इसमें ना मीडियम भी ओपन करते थे कि आप कौन से माध्यम में काम कर रहे हो। या मीडियम होता है एसिड, अम्लीय माध्यम जिसको बोलते हैं, दिया हुआ है। अब इसको बैलेंस करने के लिए किसी ने बोला, तो आप पहले एक काम करेंगे, जो आपके रिएक्टेंट्स है ना, इनके एन फैक्टर्स निकालेंगे। देखो इसका भी एन फैक्टर निकालना होगा, इसका भी। यहाँ पे मैग्नीज की स्टेट +7, और यहाँ पे कितनी, +2। कितना हुआ इसका एन फैक्टर, 5। यहाँ पे Rn+2 है, यहाँ +3। कितना हुआ इसका एन फैक्टर, 1। देखो मैंने दोनों का एन फैक्टर निकाला। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, दोनों का एन फैक्टर आ गया। बताओ इनका रेशो कितना है, 5:1। अगर किसी ने बोला कि एन फैक्टर का रेशो बताओ, एन फैक्टर का अनुपात कितना है, तो साफ दिख रहा है 5:1। तो पता क्या होता है, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, जो बैलेंसिंग का सबसे मेन पॉइंट है। जो एन फैक्टर का रेशो होता है ना, वो मोल्स रेशो का अपोजिट होता है, इनवर्स। मोल्स रेशो का इनवर्स। अगर इनका रेशो 5:1 है, तो पता मोल्स रेशो कितना होगा, 1:5। मोल्स रेशो कितना होगा, देखो अंडरस्टूड है, ये नंबर यहां पहुंच जाएगा और ये नंबर यहां पहुंच जाएगा। देखो सबसे मेन चीज है बैलेंसिंग के अंदर, बैलेंसिंग पूरी इसके ऊपर बेस्ड है। एन फैक्टर का रेशो देख लो। देखो बॉयज सीखने में अगला क्वेश्चन आप लोगों से करवाएंगे। इनका रेशो है 5:1, 5:1। तो मोल्स रेशो उल्टा होना है, 1:5। यहां एक आएगा बैलेंस में, और यहां बैलेंसिंग इक्वेशन में यहां 5 आएगा। देखो आगे हम अपनी कॉमन सेंस से करेंगे, ये मेन वाली केमिस्ट्री यहां तक हो गई। अच्छा अगर यहां 5 आ गया, एफ भी 5 हो गए, तो वहां पे भी क्या आएगा, नेचुरली 5 आएगा। यहां पर अगर एक आ गया, तो वहां पे भी एक ही आएगा। मैग्नीज बैलेंस करनी चाहिए, एक ना भी लगाओ, मर्जी है। देखो इस स्टेप से मैग्नीज और आयरन बैलेंस हो गया। आया समझ। देखो ये है सबसे मेन चीज, एन फैक्टर रेशियो, रेसिप्रोकल मोल्स रेशियो, ये अल्टीमेट लाइन है। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, उधर एक भी नहीं है, तो वहां लगाओ 4H2। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 8। और इधर एक भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे, 8H+। आगे तो कॉमन सेंस, जिधर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, जितनी ऑक्सीजन शॉर्टेज है उतने वाटर लगा दो। दूसरे को बोले आपने 4H2O क्यों लगाए, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 कम थे, तो 4H2 लगाते मैंने ऑक्सीजन पूरे कर दिए। लेकिन इससे हाइड्रोजन 8 हो गए, 8 एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो मैंने 8H+ लगा दी। देखो आपकी इक्वेशन बैलेंस हुई। अगर आप चेक करके देखोगे, आपकी ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। अभी की आपकी संतुलित हो चुकी है, बोलो अंडरस्टैंडिंग बनी। लेकिन बैलेंस करने में सबसे मेन चीज ये थी, देखो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, एन फैक्टर रेशियो, रेसिप्रोकल मोल्स रेशियो। अच्छा एक बात देखो, और है एक बात देखो, अभी नोट मत करना। आपने ये इक्वेशन बैलेंस करनी, अब ना आप चेक भी कर सकते हो ये सही है गलत है। देखो पता लगा लेते हैं। देखो हम खुद चेक कर लेते हैं। एफ सबको यहाँ 5 दिख रहे हैं, यहाँ भी 5 है। मैग्नीज 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सारे एलिमेंट तो बैलेंस है। आप ना चार्ज चेक करो, चार्ज बताओ यहाँ पे कितना चार्ज है, 5 × 10, 5×10, 10 प्लस चार्ज है। ये कितना चार्ज है, 1 - 9 प्लस रह गया। और ये कितना है, 8 प्लस, तो कितना हो गया, 17 प्लस। इधर की साइड 17 प्लस चार्ज है, 17 प्लस। इधर पता लगाओ, 15 और 2 17 प्लस। जितना पॉजिटिव चार्ज यहां है, उतना पॉजिटिव चार्ज यहां। अगर ये 17 प्लस है, तो ये भी 17 प्लस है। देख लो आपकी इक्वेशन 100% बैलेंस। लेकिन वही बात है ना, बैलेंसिंग का क्रेडिट किसको जाएगा, इस वाले फंडे। ये सबसे क्रूशियल है, जल्दी इसको नोट करो।
फिर रोल सारा एन फैक्टर का होता है। पहले तो एन फैक्टर निकालने आए और एन फैक्टर रेशियो द रेसिप्रोकल मोल्स रेशियो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली क्लियर हो गया। एन फैक्टर रेशियो द रेसिप्रोकल मोल्स रेशियो, सब सेटिस्फाइड? ठीक है, अगर ये आपको करना है ना, देखो अभी एक केस होकर के दिखाना मुझे, अब करूं? चलिए, देखो अभी एक बैलेंसिंग आप करके, वैसे मैंने MnO4 नेगेटिव लिया, इस बार मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑक्जेलेट, और इसने अपने आप को Mn2+ और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया और मीडियम एसिडिक है। देखो पहले ना आप बिल्कुल ऑनेस्टली दोनों के एन फैक्टर निकालो, पहले आराम से क्वेश्चन लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के एन फैक्टर निकालो। पहले तो एन फैक्टर चेक करेंगे सही निकल रहे हैं नहीं, जल्दी जल्दी क्विक क्वेश्चन लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर से निकालो और एन फैक्टर से निकालो। तो दोनों साइड के एन फैक्टर सही नहीं होंगे ना, आगे क्वेश्चन बैलेंस ही होंगे। ठीक है, एन फैक्टर बताइए मुझे कितना, बताओ। MnO4 नेगेटिव एन फैक्टर 5 आ रहा है सबका, सही है, बिल्कुल 5 है। इसके पीछे रीजन है, मैग्नीज की स्टेट यहाँ पे +7 है और वहां पे कितनी है, +2, तो चेंज ही 5 का। सही बात है, एन फैक्टर 5। इसका एन फैक्टर कितना है? देखो सही कह रही है, शी इज राइट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, आप पहले आराम से कार्बन की स्टेट निकाल लो, +3 आएगी, उधर कितनी आई, +4। एन फैक्टर 2 इसलिए हुआ, वैसे तो 4 - 3 1 ही होता है, 1 का चेंज है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के एटम कितने हैं, 2। ये सबसे मेन स्टेप होता है, अगर आपसे एन फैक्टर नहीं निकलेगा तो फिर बैलेंसिंग नहीं होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे वाला काम करो, इनका रेशियो निकालो। चलो इनका रेशियो निकालो फटाफट, बात मत करो, इनका रेशियो कितना हुआ, ऐसे ही बता दो देख के। 5:2, तो मोल्स का रेशियो कितना हुआ, 4:5। करो आगे स्टार्ट, जल्दी से करो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 5 लिख दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगले वाला स्टेप करो आप, आगे वाला अपने आप करो, किसी से बात नहीं करने वाला स्टेप करो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया, 10 साइड बताओ। अच्छा यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कौन सा नंबर आया, 2 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 था, मैग्नीज 2 थे, और वहां पे क्या आएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेल डन, 10, बिकॉज यहाँ पे कार्बन 10 हो चुके थे। ये सबसे मेन स्टेप था, देखो सबसे मेन स्टेप। बस आगे तो कॉमन सेंस। बताओ इधर ऑक्सीजन कितने हैं, गिनो कितने ऑक्सीजन है इस साइड, 28, 28, 20 और 8, 28, और इधर कितने हैं, 20, तो यहाँ पे क्या आएंगे, 8H2, 8 कम है ना, उधर कितने हाइड्रोजन हो गए, 16, इधर एक भी नहीं, तो क्या आएगा, 16H+, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम में ही काम कर रहे हैं। आपकी इक्वेशन बैलेंस। और आप ना एक बार से चार्ज चेक कर लिया करो, आप देख लो चार्ज निकाल के, आपको देखना बिल्कुल सेम चार्जेस मिलेंगे दोनों साइड। बताना इस साइड चार्ज कितना है, बोला करो, +4। इधर देखो कितना चार्ज है, ये कितना चार्ज हुआ, 2 माइनस, ये कितना हुआ, 10 माइनस,
10/2 12 माइनस, ये 16 प्लस 4 प्लस, तो ये भी +4 वो भी +4, दोनों साइड +4 चार्ज है, इक्वेशन बैलेंस होगा। आया सबको समझ? कितना ऑर्डनरी। लोग थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं, देखो थोड़ा सा इसको मुश्किल कर देते हैं। जैसे मैंने डाइक्रोमेट ले लिया, कोई बात नहीं, और चलिए फेरस से फेरिक बन रहा है, मीडियम एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, जरा इसको बैलेंस करके दिखाओ और फटाफट कीजिएगा, फिर हम बेसिक मीडियम में करके इसको बंद करें, फिर अगले टॉपिक पे हैं। आज घर जाके जितने भी क्वेश्चन आपको बैलेंसिंग के मिले लेकर आइएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कीजिए कीजिए बॉयज, फटाफट जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एन फैक्टर निकालो, मुझे पहले एन फैक्टर बताना कितने कितने आ रहा है। जल्दी क्वेश्चन लिखो, दोनों साइड ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के इन दोनों के एन फैक्टर बताओ, बॉयज से पूछेंगे इस बार, गर्ल्स कोई नहीं बोलेगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और उसके बाद एन फैक्टर बताओ फटाफट, बॉयज साइड। तो बॉयज बताना चाहता है इसका एन फैक्टर कितना है? 6, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये +6 से +3 हुआ था, चेंज तो वैसे 3 का आ रहा था, लेकिन कितने क्रोमियम थे? 2, दैट्स व्हाई एन फैक्टर 6, वेल डन। और बताओ बॉयज में से इसका एन फैक्टर, हमजा से पूछे कितना एन फैक्टर है, हमजा के साथ बैठे, आपको कुछ कहना है? 1 पक्का, वेरी गुड, 1 इज राइट, क्योंकि आयरन की स्टेट +2 से कितनी आ रही है? +3। देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही स्टेप है ये, वेल डन वेल डन। कितना हुआ इनका रेशो? तो मोल्स रेशो करो करो आगे फटाफट, अपने आप तो सही डिसाइड कर रहे हो, 1:6, मोल्स रेशो 1:6, दैट्स 1 एंड दैट इज 6, दैट्स 1, दैट इज 6। अच्छा, 1 लगाने से कितने क्रोमियम हो गए? 2, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे कितने Fe हो गए? 6। ऑक्सीजन कितने इधर, उधर कितने लगेंगे? 7H2। और हाइड्रोजन कितने हो गए इधर? 14, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 14H+। आपकी इक्वेशन बैलेंस, आप चेक करिए, चार चेक कर लीजिएगा अपने, आ गया सबको समझ? ठीक है, तो बैलेंसिंग उम्मीद है आपको आ गई। बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप डाउट्स लेकर आइए, फिर नई नई चीजें निकल के आती हैं। और जो भी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कर रहे हैं, सबसे मेन बात है सब रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको एक बेसिक मीडियम का केस करके दिखाते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे इसी के अंदर ही में। चलो, उम्मीद है सबको आया समझ, ठीक है ना? हमने बैलेंसिंग करना सीखा, स्पेशली सोफारी ना एसिडिक मीडियम। देखो अब मैं आपको बेसिक मीडियम का एग्जांपल देता हूँ। चलिए बॉयज जरा सब देखना है, इस बार मुझे ना कोई किसी ने इक्वेशन दिया और लाइक वो इक्वेशन कुछ इस तरह से, ठीक है, अभी नोट मत कीजिएगा, और किसी ने कहा इसको बैलेंस करके दिखाओ, अब मीडियम बेसिक है, ये कंडीशन उसने इम्पोज कर दी, मीडियम बेसिक है। आप सुन लेना पहले, एक ही स्टेप का डिफरेंस आएगा, वो ध्यान से सुनो पहले। आप पहला काम वही करेंगे, दोनों साइड ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के एन फैक्टर निकालेंगे। देखो जैसे मैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप कर लीजिएगा अपने। तो यहां तक मैं पहुंच गया, इसकी स्टेट +7 से +4 हुई, तो एन फैक्टर कितना हुआ? 3। इसकी -3 से +5 हुई, तो एन फैक्टर कितना हुआ? 8। 8 माना जाएगा, क्यों? 5 माइनस -3 करना पड़ेगा, 8 का डिफरेंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बताओ क्लियर हुआ सब? वेट चेंज का मतलब यही है, फाइनल माइनस इनिशियल, वेट का डिफरेंस। कितना रेशो हुआ इनका? तो मोल्स रेशो। हाँ, अब देखो हम क्या करेंगे, 8:3 का मतलब यहाँ पे तो 8 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। जैसे ही 8 लिखते हैं मैग्नीज 8 हो जाते हैं, तो नेचुरली यहाँ पे भी 8 आएगा। 3 लगने से नाइट्रोजन 3, तो यहाँ पे भी 3 है। बताओ इतना क्लियर हुआ? अभी रुक जाना, अभी रुक जाना। मैग्नीज बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। बताओ इधर ऑक्सीजन कितने? 32। 8 4 जा 32। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 16 और 9 कितना होता है? 25, है ना? ये 9 हुए ना, ये 16 25 25, इधर है 32, 7 शॉर्ट है, यहाँ पे क्या लगाया आपने? 7H2। तो पहले वाला पैटर्न है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऑक्सीजन की वजह से लगा दिए। अब बताओ उधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 14, और इधर कितना? 12, 12। 2 शॉर्ट है इस साइड, इधर 2 की कमी है। अभी आप क्या करना, चाहे मीडियम बेसिक ही है, इधर सिर्फ 2H+ लगाना,
अभी बात नहीं फाइनल हुई, 2H+ लगाना था। आप चाहे यहीं पर रुक के चेक कर लो ये इक्वेशन बैलेंस है ये नहीं है। देखो मैं चार्ज चेक करता हूँ, चार्ज से पता लग जाता है। बताओ इधर कितना चार्ज हुआ, ये कितना चार्ज है, 3+। ये कितना है, 5+ हो गया। ये कितना है, 8-, तो कितना रह गया, 3-। इधर 3- चार्ज है और ये भी कितना है, 3-। समझ रहे हो आप, मैं चार्ज से पता लगा दूंगा। आप देख लो, ये 3+, ये 2+, 5+, 8-, 3- बचेगा, उधर 3- है। इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन अभी आंसर नहीं है, क्योंकि हम कौन से मीडियम में काम कर रहे हैं और हमने कौन से मीडियम बैलेंस किए, ऐसा नहीं। अब आप एक काम करते हैं, अब मैं इसका बेसिक बना दूं। देखो बेसिक कैसे बनेगा, आपने जितने H+ लगाए थे ना, उतने ही OH दोनों साइड लगा देना। देखो सुनो कितनी काम की बात, उतने ही OH दोनों साइड लगा देना। देखो ये है बेसिक मीडियम का स्टेप। अभी मैं कर रहा हूं, आंसर नहीं लिखा मैंने फाइनल। पहले मैं एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करूंगा, आखिरी में सिर्फ एक स्टेप बदल दूंगा। जितने H+ लगा रखे हैं ना आपने, उतने OH दोनों साइड लगाने हैं, दोनों साइड। देखो अब मैं आंसर लिखता हूं, आप मुझे बताओ पहले ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, कितने वाटर, 2 वाटर, 2H2O। और यहाँ पे कितने हैं? तो ये 2 कट गए, उधर 5 लिखे जाएंगे, 2 कट जाएंगे, क्या क्या बचा, एक तो इधर 8MnO4 नेगेटिव बचेगा, 3NH4 बचेगा, NH4+। आ रहा है सबको समझ, उधर क्या आएगा, 8MnO2, क्या आएगा साथ में, 3NO3 नेगेटिव। 2 चले गए थे, कितने रह गए थे, 5। और ये 2 तो बचे हुए हैं ना। अब आप देख लीजिए आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए और है, चाहे आप चार्ज से पता लगा लो। बताओ इधर कितना चार्ज है, कुल चार्ज कितना है, 8- और 3+ कितना होता है, 5-, 5- यहाँ पे कितना है, 3-, 2- कितना होता है, 5-। बिल्कुल सही है, -5। बोलो आ रहा है समझ, बाकी को भी चेक कर सकते हो, एक एक चीज बैलेंस मिलेगी आपको। तो बेसिक मीडियम में सिर्फ इतना सा काम करना है, पहले एसिडिक में ही करना है, आखिरी में क्या करा सिर्फ मैंने, जितने H+ लगाए थे उतने OH दोनों साइड लगा, बस उसको नेट करके लिख दो, जो भी आंसर है फाइनल आंसर है। इट्स अ बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। कॉपी कर लो। घर जाके जितना बैलेंसिंग का आपको क्वेश्चन मिले सब लेके आना, आप लोग हिंदी मीडियम बहुत बैलेंसिंग करते हैं, लेकिन करना इस तरह से ही। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बैलेंसिंग करना ऐसे ही आप, एन फैक्टर मेथड, लंबी लंबी ट्रिक से नहीं करना। तो बैलेंसिंग हमने पूरी कर दी है, बैलेंसिंग अपनी साइड से कंप्लीट है, हमने एन फैक्टर से बैलेंसिंग करना सीख लिया। ठीक है, उम्मीद है सबको आ गया समझ। ठीक है, बाकी तो को प्रैक्टिस करवाती है हर चीज। ठीक है, क्लास का अपना एक रोल है, आपको डायरेक्शन मिल गई, बट ना प्रॉब्लम्स करनी पड़ती है। बुक्स होनी चाहिए हमारे पास, बार बार आपसे कहते हैं स्टडी मटेरियल। चलिए उम्मीद है सबको आ गया समझ। ठीक है, रब कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग बेसिक मीडियम वी एफ सी, ठीक है जी, समय नोट कर लिया उम्मीद है। लिखो लिखो फास्ट, जिसको करना है जल्दी करें। ठीक है, अब कर दूं। चलिए बैलेंसिंग करनी हमें आई, अगला पॉइंट देखो आप। आ, ऐसे नोट कर लो आप, सिग्निफिकेंस ऑफ एन फैक्टर। थोड़ा सा ना आपको आपको एन फैक्टर की सिग्निफिकेंस क्लियर करते हैं। ये जो मैं एन फैक्टर निकालते हैं, इसका महत्व क्या होता है, क्या है इसका यूज। एन फैक्टर केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखो आपको एन फैक्टर के फायदे बताते हैं, अब जरा सब बच्चे ध्यान दें। देखो एक तो इंपॉर्टेंट चीज है, एन फैक्टर बैलेंसिंग करने में हेल्प करती है। अभी देखा नहीं आपने, अगर रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की, देखो सारा काम किसने किया, एन फैक्टर ने। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। देखो एन फैक्टर ने बैलेंसिंग करनी सिखाई, अभी तो किया आपने, देखो मत अभी। देखो एन फैक्टर के और भी फायदे होते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है केमिस्ट्री में, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। आप लोग हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार। सुना कभी आपने? एक कंपाउंड है, उसका इक्विवेलेंट वेट भी होता है, उसका मोलकुलर वेट भी होता है। तो कभी आपको अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो ना, तो मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अभी करेंगे इससे कुछ एप्लीकेशन। अगर आपको किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। मोलिकुलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, भाग कर दो, एकदम निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार निकल जाएगा। अणु भार बटा एन फैक्टर, बहुत ही काम का फॉर्मूला। इसको सीधा अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन पे स्ट्रेस देंगे, अभी करके दिखाएंगे, डोंट वरी। तीसरा एक और बेनिफिट, जब हमने फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे किया था, हमने टर्म सीखी थी मोलारिटी, मोलरता। एक टर्म होती थी नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। इन दोनों में रिलेशनशिप होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर, अल्टीमेट फॉर्मूला, बहुत काम आता है। चौथा एक और बेनिफिट है, आप आपके पास किसी कंपाउंड के मोल्स है, मोल्स, मोलों की संख्या जानते हैं। एक वर्ड होता है इक्विवेलेंस, तुल्यांकों की संख्या, इसको तुल्यांक कहते हैं, तुल्यांक। तो इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। देखो एक अल्टीमेट फॉर्मूला ये हो। देखो हम ना चाहे इनकी भी डेप्थ सीख लें, ये कहां से आए फॉर्मूले, इन सबको कोई जरूरत नहीं, सीधा इनको समझ के अप्लाई करना ज्यादा अच्छा है, उसमें टाइम बचेगा, वरना बेकार डिटेलिंग को नीड नहीं। अब देखो एन फैक्टर के कितने सारे फायदे हो रहे हैं। किसी बच्चे को एन फैक्टर निकालना है, वो रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कर सकता है, वो किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार निकाल सकता है, वो नॉर्मेलिटी मोलारिटी एक साथ निकाल सकता है, मोल्स और इक्विवेलेंट्स जिनको हिंदी में तुल्यांक कहते हैं एक साथ निकाल सकता है। तो एन फैक्टर के बहुत सारे फायदे होते हैं, एक बार एन फैक्टर आ जाए तो बहुत चीजें हो जाती है। जैसे मान लीजिए, देखिए एक सेकंड, भाई आपका नीट में सिलेक्शन हो, बहुत अच्छी बात। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा आपको भी नहीं बताएगी। आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद कहीं से कहीं जा सकते हैं, आपका मन करता है मुझे फॉरेन कंट्री में सेटल होना है, आप फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, बड़े आराम से। आप वहाँ पे आपका आपके पास डिग्री है, सब कुछ है। आपका मन कर रहा है मुझे इंडिया में सेटल होना है, इंडिया में सेटल, एक बाहर मतलब और भी बहुत सारे कंपटीशन है इसके जो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार एंट्री चाहिए। वो तो वही सेम स्टोरी यहाँ पर है। एन फैक्टर निकालना आ जाए, फिर तो देखो कितने सारे फायदे होते हैं। तो एक बार नोट कर लीजिए, ये एन फैक्टर की सिग्निफिकेंस है। वो यार, जब आप प्रॉब्लम करेंगे ना, तब फील होता है, तब पता लगता है किसी क्या महसूस, क्या इंपॉर्टेंस है। प्रॉब्लम भी करते समय पहले रहता है। नॉर्मेलिटी मोलारिटी एक साथ निकाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन फैक्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप नॉर्मेलिटी मोलारिटी एक साथ निकाल सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एन फैक्टर की सिग्निफिकेंस है, एन फैक्टर के फायदे हैं। किसी कंपाउंड का एन फैक्टर मिल जाए, देखो कितने सारे फायदे। देखो चलो एक छोटी सी एप्लीकेशन भी कर लेते हैं इसके ऊपर, जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया, थोड़ा फास्ट सिखा करें देखो सभी। एन फैक्टर निकालना है, उसके बाद तो कितनी चीजें एक साथ होती चली जाएंगी। चलो उम्मीद है हो गया है ना। देखो एक ऑर्डनरी सा क्वेश्चन बनाते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। अब कर रहा हूँ, देखो इस पे मेरे पास एक कंपाउंड है, फेमस कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट।
मैंने इसको एसिडिक मीडियम में यूज किया, और जो इसकी मैंगनीज है ना, उसने अपने आप को ऐसे बना लिया। ठीक है, मतलब ये केस गिवन है, दिस इनटू दिस। किसी ने बोला इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तुल्यांक की बाहर कितना होगा इसके, और आप इसके मोलिकुलर वेट को ना एम मान लेना, एम। एम मान लिया हमने मोलिकुलर वेट। चलो भाई, निकालो इक्विवेलेंट वेट। क्या करना पड़ेगा मोलिकुलर वेट को? डिवाइड। सबसे मेन बात है एन फैक्टर से डिवाइड। मैंने इसे ऐसे लिख के छोड़ा था। अब मुझे सिर्फ ईमानदारी से बताओ, देखो वाई साइड से पूछते हैं, वाई साइड पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल ईमानदारी से बताना इसका एन फैक्टर कितना है। बोले दो बॉयज को, गर्ल्स भी सोच रहे हैं, अभी पूछ लेंगे उनसे। बॉयज जल्दी जरा करके देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालना है दोनों साइड का, कितना एन फैक्टर आप बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लो, कितना एन फैक्टर आपके अकॉर्डिंग? कॉन्फिडेंट है बिल्कुल आप? शीज राइट, वेरी गुड, 5। इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। एम एन की स्टेट यहाँ पे कितनी, +7, यहाँ पे कितनी, +2, कितने का चेंज आया, 5 का। एन फैक्टर इज 5। अभी क्या कहा था मैंने आपसे, व्हाट्स इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। प्रॉब्लम सॉल्व, वेल डन, m/5। देखो एन फैक्टर का फायदा मनी। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, हमें किसी ने ऐसे कह दिया ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन ही है, ये ना 2 मोलारिटी का, 2 मोलारिटी है इसकी, नॉर्मेलिटी निकाल के भी करो। तुम घबराएंगे नहीं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। 10 हो गई इसकी नॉर्मेलिटी। बोलो आया समझ नहीं आती? तो ये सब चीजें बुक्स में से करो, आप डाउट लेके आओ, पता लगे, तभी मजा आता है। देखो चीजें अप्लाई करके पता लगती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन बना दिए मैंने। चलो ये फिनिश हुआ, उम्मीद है आपको एन फैक्टर के फायदे पता लगे। अब अगला हेडिंग है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बात नहीं करनी बच्चे, हिंदी नेम होता है इसका तुल्यांकों का नियम। तुल्यांक का नियम, तुल्यांकों का नियम, कुछ भी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं इसको। इसको हिंदी में तुल्यांक कहते हैं, तुल्यांक। तो आई थिंक तुल्यांकों का नियम, या इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यांकों का नियम, डजंट मैटर, ऐसा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग तो आप समझिए, तुल्यांकों का नियम। चलिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको सिखाते हैं। अगर देखो समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। अब लिखना बंद कर देना एक मिनट में। देखो एक नियम है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। ये लॉ ही कहता है, मान लीजिए ये ना कोई रिएक्शन हो रही है, ऐसी अपने पास से लिख दी मैंने, जहां पे ए और बी रिएक्टेंट है, और सीओडी क्या है, प्रोडक्ट। किसी ने एक सिंपल सवाल पूछा, इन चारों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब होता है एक बिल्कुल सेम। देखो अब सुनो क्या सेम, इस रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंस ए खर्च करेगा ना, ए, भाई ए रिएक्ट ही तो कर रहा है, खर्च हो रहा है ना, तो उसके कुछ इक्विवेलेंस खर्च हो रहे हैं, उतने ही बी करेगा। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जितने ए खर्च करेगा उतने बी करेगा, उतने ही सी के बनेंगे, और एग्जैक्टली वही इक्विवेलेंस डी के बनेंगे। मतलब मैं अगर शॉर्ट में कह दूं ना, सबके इक्विवेलेंस बराबर है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जो एक ने खर्च करे वही दूसरे ने खर्च करे, वही तीसरे के बने, वही चौथे के बने, अगर और भी कोई होता ना, वो सभी बराबर बराबर आते रहते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो मोल्स की बात नहीं हो रही, मोल्स अलग अलग होते हैं, देखो मोल्स देख लो आप ध्यान से, मोल्स तो अलग अलग दिख रहे हैं। अगर इसका 1 मोल खर्च तो इसके 2 मोल खर्च, इसका 1 बना तो इसके 3 बने, देखो आप। मोलों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इक्विवेलेंस की, इक्विवेलेंस। जो इक्विवेलेंस एक खर्च करेगा वही दूसरा करेगा, वही तीसरा, चौथा, सबके बराबर होंगे, ध्यान रखना, दैट्स इंपॉर्टेंट। लो एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ये मेरे पास एक सिंपल सी रिएक्शन, मैंने आपको इसको चेक करके दिखाया, एक प्रूफ दे रहा हूं बात सही है नहीं। चलिए देखो, हम इस रूल को लगाएंगे, सही मायने में हम इन सबके इक्विवेलेंस निकालेंगे और देखेंगे बराबर आते नहीं आते। लो पहले मैं इक्विवेलेंस निकाल रहा हूं हाइड्रोजन की। क्या फॉर्मूला है इक्विवेलेंस निकालने का? मोल्स इनटू एन फैक्टर। भाई सीधी सी बात है, इसके मोल्स हमारे पास क्या है, 2 हैं, 2 है ना। लो मैं अब हाइड्रोजन के इक्विवेलेंस निकाल, शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, हाइड्रोजन के इक्विवेलेंस, बात नहीं करनी।
बताओ कितने मोल है? दो। ये बताओ इसका एन फैक्टर कितना है? निकाल लेते हैं अपने आप। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस ही तो निकालना है। बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बोलो। जीरो। फ्री स्टेट में जीरो। उधर कितना है? +1। तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। एन फैक्टर 2। पूरे मॉलिक्यूल में चेन निकालना होता है, इक्विवेलेंस 4 आ रहे हैं। अब मैं निकालता हूं ऑक्सीजन के इक्विवेलेंस। कितने मोल है ऑक्सीजन के? 1। कितना है इसका एन फैक्टर? नॉट 2। जीरो से स्टेट कितनी हो रही है? -2। कितने का चेंज? 4, क्योंकि ऑक्सीजन में कितने एटम है? 2। एन फैक्टर यहाँ पे 4 है इसका। आ रहा है सबको समझ? देखो दिमाग लगाओ, सोचो, दो है ना, दोनों के लिए बात करनी पड़ेगी। आप निकालते हैं इक्विवेलेंस वाटर की। कितने मोल्स हैं? 2। एन फैक्टर कितना है? पता लगाएं। अब आप एक काम करिए, इसका एन फैक्टर निकालने के लिए ना, कोई भी ना रिवर्स केस ऐसे देख लो आप। चाहे ऐसे पता लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो, मर्जी है। अगर मैं हाइड्रोजन के पॉइंट 2 से देखूं तो +1 से 0 हुआ। दो हाइड्रोजन थे, एन फैक्टर 2। ऑक्सीजन को देखूं तो -2 से 0 हुआ। एक ऑक्सीजन का एन फैक्टर 2। जैसे मर्जी करो, यहाँ पे 2 है। सॉल्व करने से कितना है आपको? साफ दिख रहा है। जो एन फैक्टर, जो इक्विवेलेंस हाइड्रोजन के, वही ऑक्सीजन के और वही वाटर के। सबके इक्विवेलेंस बराबर है, देखो आप महसूस करके देखो। इसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जो तुल्यांक एक खर्च करेगा वही दूसरा करेगा, वही तीसरे के, सबके बराबर, ध्यान रखना। सबके बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। और ये आपके सामने प्रूफ है। तो उसे कॉपी करो, बहुत काम की बात है। देखो क्वेश्चंस करके फील होता है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं। ये सोफा तो अच्छे से आए आपको। इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है। तुल्यांकों का नियम कहते हैं इसको हिंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत एप्लीकेशन आती है इसकी। ठीक है, देखो अप्लाई करना आप। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप प्रॉब्लम लेके आना, करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप क्वेश्चन लेकर आइएगा, ठीक है? क्वेश्चन के बिना देखो इंप्रूवमेंट नहीं होता। ये भी डिस्कशन पूरा हो गया। देखो रेडॉक्स तो मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। मैंने रेडॉक्स पूरा कर दिया, रेडॉक्स की सारी बातें बता दी। फिर भी क्वेश्चन को रह गया हो मेरे को बता देना। कोई टॉपिक रह गया हो, अब देखो मैं आगे शुरू करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका सेकंड पार्ट है। टॉपिक नोट करिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है बेसिकली। जो यूटर में दी है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नोट कर लीजिए हेडिंग में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, पता ही है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हेडिंग नेम इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कहते हैं इसको। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के नियम बोले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, हर साल नीट में क्वेश्चन है, हर साल जेई मेंस के अंदर भी। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, देखो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होता है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? वैद्युत अपघटन के कुछ नियम होते हैं।
ठीक है, बस हेडिंग लिखकर छोड़िए और जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा केमिस्ट्री बदलेगी। चलिए पहले तो हम एक चीज डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखो मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताता हूँ, जरा ध्यान दें। देखो लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, जिसको हिंदी में तोड़ना कहते हैं, तोड़ दिया किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है ना, अभी अभी लिखना नहीं है, इतना कहना सफिशिएंट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल समझा, जैसे मान लो मेरे पास एक सेल में सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड, नोट नहीं करना, ये फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड, कहते हैं ना पिघला हुआ, इसको हमने पिघाल रखा है, गलित कहते हैं, गलित। यहाँ लगा दो आप जो इलेक्ट्रोड्स, और एक बैटरी से इसको जोड़ दो, देखो क्या हुआ, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, पहले NaCl टूट जाएगा, देखो टूट गया, ऐसे टूट गया। ठीक है, पता फिर क्या होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जब ये आयंस बन जाते हैं ना, इसका ये आयन कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है। देखो यहाँ पे अब सारे आयंस हैं, ये सारे आयंस बन चुके हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन, ये प्लस वाले आयन अपने आप कैथोड पे जा रहे हैं, कैथोड पे। ये कैथोड पे इसलिए जाता है, आप में से किसी को पता है कैथोड क्या होता है? जहां रिडक्शन होता है, अपचयन, इसको अपना अपचयन करवाना है, इसलिए ये कैथोड पे गया। देखो सुन लो, कैथोड की डेफिनेशन यही होती है, आप कैथोड को प्लस माइनस मत कहा करें। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होता है, मान लो किसी की तबीयत खराब हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सबको पता है हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ही है, हमारी सोसाइटी में हॉस्पिटल का मतलब यही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। तो जैसे हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम हॉस्पिटल गए ना, तो सोडियम आयन तो कैथोड पे ही जाएगा, बिकॉज उसे रिडक्शन चाहिए, और रिडक्शन कैथोड पे होता है। देखो अब सारा सोडियम यहाँ पे आके ना, और आपको दिखा दूं, इसके ऊपर ना ऐसे आके बैठ जाएगा, इसे कहते हैं डिपोजिट होना, यहाँ पे सोडियम चिपक जाएगा ऐसे आके। ये कहाँ से आया है, कैथोड पे आके बैठ गया। ऐसी एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ये जाएगा, उसे चाहिए अपना ऑक्सीडेशन, इसे अपना ऑक्सीकरण करना है, वो एनोड पे होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्षति, इलेक्ट्रॉन की हानि। और ये Cl एक और Cl से मिलकर क्या बना लेगा, क्लोरीन, वो क्लोरीन जाके यहां बैठ जाएगी, देखो वो यहां बैठ गई। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघटन। बोलो इज इट क्लियर, इसका नाम इलेक्ट्रोलिसिस है, दैट शुड बी क्लियर। एक बार ऐसे कॉपी करो, फिर इसके लिए फैराडेज लॉज कराएंगे इसके बाद, नोट करो। ये सोफा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये एनोड की इक्वेशन है, कैथोड की इक्वेशन है, ये सब पता। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड की ये खास बात है, वहां पे क्या होता है, रिडक्शन, वहां रिडक्शन होता है। और एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, इसको हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। इज इट क्लियर, तो आगे से कैथोड एनोड को ऐसे डिफाइन करना, कॉपी कर लीजिए फटाफट। इसको बोलते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए बात नहीं करनी किसी, ओके सब एग्री, रिडक्शन ऑक्सीडेशन सब पता होना चाहिए। तो इसको यहां से रब कर रहे हैं। अब देखिए शुरू करते हैं फेराडेज लॉज, फेराडे के नियम। अब देखो फेराडे ने क्या कहा था,
उसके लॉज देखते हैं। देखो ऐसा पोटेंशियल पे करना। जैसे अभी आपने इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। देखो ऐसा सुनिएगा, कुछ कॉमन सेंस की बातें भी। अभी देखा आपने, जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, तो एक चीज यहाँ पे डिपोजिट हो गई, इसको ना डिपोजिट होना बोलते हैं, इकट्ठी हो गई, और एक यहाँ पे डिपोजिट हो गई। ठीक है ना। देखो फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो हमारा फ्राइडे का प्रथम नियम है। देखो सुनो, बात मत करो। जो भी मास यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, देखिए सुनिएगा, या जो मास यहाँ डिपॉजिट हुआ, वो दो बातों पे डिपेंड करेगी। बस बोलो मत। एक तो कितना करंट पास कर रहे हैं हम, इस बैटरी से कितना करंट आ रहा है, और दूसरी बात कितने टाइम के लिए आ रहा है। देखो इन दोनों को ना थोड़ा सोचो, इनकी फिजिक्स सोचो आप। दोनों में मास डिपॉजिट हो रहा है ना, कुछ यहाँ हो रहा है तो कुछ यहाँ हो रहा है। कितना हो रहा है, पहली बात तो कितना करंट, बैटरी से कितना करंट आया। दूसरी बात, करंट कितने टाइम के लिए आया। ये भी तो एक इशू है ना। करंट जैसे मान लीजिए, एक छोटी सी बात, एक मिनट, आप मार्केट से एक बैटरी खरीदने के लिए एक शॉप पे गए, वहां बैटरीज मिलती है। आपने कहा मुझे एक बैटरी लेनी है, तो पता शॉपकीपर पहला सवाल क्या पूछेगा, किस चीज की बैटरी। बैटरी तो स्कूटर के अंदर भी होती है, बाइक के अंदर भी होती है, कार के अंदर भी होती है, घर में भी बैटरी है, बैटरी तो हर जगह, बैटरी तो हर जगह यूज हो रही है। वो बोलेगा बैटरी का पर्पस बताओ, बैटरी किस लिए। वो आपका पर्पस सुन के समझ जाएगा कितने करंट की बैटरी चाहिए। करंट, उसके दिमाग में अंदर से करंट आएगा कि किस करंट की बैटरी। और दूसरी बात एक और है, फिर बोलेगा बैटरी अच्छी लिखो बेकार दी। पता है क्यों, उसमें मैटर करता है ना बैटरी का बैकअप कितना है। भाई आपने अच्छी बैटरी ली, ज्यादा बैकअप की बैटरी, बैटरी लोकल थी बेकार थी, कम बैकअप की बैटरी। तो वो टाइम भी उसके दिमाग में आए, कितने टाइम वाला फैक्टर चाहिए। तो मतलब एक मैं ऐसा ना हिंट करना चाहता हूँ, ये बैटरी है, एक तो ये कितना करंट दे रही है और कितने टाइम के लिए दे रही है। अब इन दोनों को मिला दो, मिलाने से क्या बन जाएगा, आईटी। आईटी बन जाएगा, आईटी। और इस आईटी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या कहते हैं इसको, चार्ज। क्यों कहते हैं इसको, देखो ये होता है फ्राडेस फर्स्ट लॉ। ये फ्राडे का फर्स्ट लॉ है, ये फ्राडे का प्रथम नियम है। ये लॉ ये कहता है, देखो सुन रहे हो क्या कह रहे हैं लॉ, जो मास यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज। आप बैटरी से कितना चार्ज पास कर रहे हो, अगर चार्ज ज्यादा आएगा तो ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, चार्ज कम आएगा, कम मास डिपॉजिट होगा। जैसे एक छोटी सी बात, एक मिनट प्लीज, हमने इसको अपने अप्लाई करते हैं। भाई हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमें सबको पढ़ना है ना, बिना पढ़े तो हमारा कुछ करियर नहीं, कोई लाइफ नहीं, कोई सिलेक्शन। अब पढ़ने में दो बातें इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ रहे हैं ना, हम कितनी ताकत से बढ़ रहे हैं, कितनी एनर्जी से बढ़ रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। हमारे में कितना करंट है, अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मान लो को पढ़ रहा है, उसका दिमाग कहीं और जा रहा है, तो वो बेकार है ना। कितनी ताकत से बढ़ रहा है। दूसरी बात, कितने टाइम के लिए बढ़ रहा है। अब एक बच्चा कह रहा है मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, अच्छे से नहीं पढ़ता, तो ही पढ़ना बेकार है। कोई बहुत कम पढ़ रहा है, टाइम नहीं दे रहा, तो ही बेकार है। तो दोनों बातें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हम कितने अच्छे से कर रहे हैं और कितना टाइम के लिए कर रहे हैं। तो वही सेम इशू है, बैटरी से कितना करंट आया, कितना टाइम के लिए आया, दोनों को मिला के हमने चार्ज लिख दिया। इसी का नाम फेराडेस फर्स्ट लॉ। इसको डिफाइन करना चाहिए, डिफाइन कर देंगे, एक बार नोट करो। ये सोफा, ये तो है फेराडेस फर्स्ट लॉ। देखिए इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज फेराडेस फर्स्ट लॉ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस the mass deposited at an electrode
During electrolysis, the mass deposited at an electrode is directly proportional to the during electrolysis, the mass deposited at an electrode is directly proportional to the charge passed through the electrolyte. The charge passed through the electrolyte. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो मास डिपॉजिट हुआ है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसे कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ. एग्री हो गए सब लोग? एम डिपेंड्स अपॉन क्यू, एम डिपेंड्स अपॉन आई टी. क्यू को हम तोड़ सकते हैं. अब देखिए, इसको ड्रॉप करने के बाद एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसे कहते हैं जेड. उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक. शॉर्टकट नेम है इसका, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक. वैसे हम बोलेंगे हिंदी में, वैसे हम इसको ईसी बोलते हैं. तो आप फिर से फॉर्मूला नोट कर लो, एम इसको टू जेड आई टी. एम इसको टू जेड आई टी, फिर से फॉर्मूला मेंशन कर लें आप लोग. एम इसको टू जेड आई टी, इसको एम इसको टू जेड आई टी बोलते हैं. एम मास है, जेड यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, आई करंट है, टी टाइम. ठीक है, इट शुड बी क्लियर. आई करंट एम्पियर में है, टी टाइम इज सेकंड. देखिए, अब इसके बाद ना जेड को डिफाइन करना होगा. इस जेड क्या है, इसके डेफिनेशन बताएंगे. जेड क्या है, अभी थोरोली देखने की जरूरत है, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा. जेड को डिफाइन तो मैं कर ही दूं. देखो, जेड को डिफाइन करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं. मैं करंट को ना 1 एम्पियर ले लेता हूँ. करंट को 1 ले लिया, टाइम को भी 1 ले लिया. देखो, आज सुनिएगा, करंट भी 1, टाइम भी 1. तो एम इसको टू क्या हो गया? जेड. बोलो, आया नहीं है? तो एक बार आप भी ऐसे कॉपी कर लो, एम इसको टू जेड आ गया. करंट भी 1 और टाइम भी 1, तो एम इसको टू जेड आ गया. जेड, एम इसको टू जेड. इज इट क्लियर? करंट भी 1 और टाइम भी 1, एम इसको टू जेड आ गया. तो जेड को डिफाइन करूंगा मैं. जेड इज व्हाट? देखिए, जेड इज अ mass deposited. Z is a mass deposited. Z is a mass deposited when Z is a mass deposited when Z is a mass deposited when 1 ampere current is passed. Z is a mass deposited when 1 ampere current is passed for 1 second. Z is a mass deposited when 1 ampere current is passed for 1 second. Z is a mass deposited when 1 ampere current is passed for 1 second. Agree? एक बात और है बड़ी इंपॉर्टेंट. बोलो, क्लियर हो गया? Z क्या है? Z वैसे कांस्टेंट है, लेकिन Z भी मास है. उसके लिए एक शर्त है, आपने 1 एम्पीयर करंट पास किया 1 सेकंड के लिए. अच्छा, बताना यहां से चार्ज कितना हो गया? 1 कूलम. दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको 1 कूलाम करे थे. Q इज इक्वल टू आई टी. तो Z की एक डेफिनेशन और बनती है. लिखो Z की एक और डेफिनेशन. Z इज अ मास डिपॉजिटेड. Z इज अ मास डिपॉजिटेड व्हेन Z is a mass deposited when Z is a mass deposited when 1 coulomb charge is passed. Z is a mass deposited when 1 coulomb charge is passed. Is it clear? When 1 coulomb charge is passed. ठीक है? During electrolysis. During electrolysis. आ गया सबको समझ? Z क्या चीज है? Z एक कांस्टेंट है. अभी इससे ना बहुत डिटेल में कल जाना पड़ेगा इसकी. डोंट वरी, अभी तो हम शॉर्ट में कह रहे हैं. Z एक कांस्टेंट है, नाम है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. और Z क्या चीज है? अगर आप, Z मास है. अगर आपने 1 एम्पीयर करंट पास किया 1 सेकंड के लिए, या आपने 1 कूलम चार्ज पास किया, 1 कूलम चार्ज, तो Z इज अ मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास. सब एग्री हो गए? होपफुली क्लियर. एक बात और मेंशन कर लो, द वैल्यू ऑफ Z, द वैल्यू ऑफ Z, द वैल्यू ऑफ Z डिपेंड्स अपॉन, द वैल्यू ऑफ Z डिपेंड्स अपॉन नेचर of substance deposited.
द वैल्यू ऑफ z डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। जो सब्सटेंस वहां डिपॉजिट हुआ ना, इकट्ठा हुआ, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। नीचे समझते हो उसकी प्रकृति क्या है? ठीक है, क्लियर ना? इस पे ना बहुत डिस्कशन कल हो जाएगा। डोंट वरी, देखो हम आज के लिए इतने ही करवाएंगे। अब इसको हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अभी आप इस पे इतना फोकस मत करना। आपके पास होमवर्क है, रेडॉक्स रिएक्शन है, उसको पूरा करो। बैलेंसिंग वगैरह उसकी प्रैक्टिस कर रही है, बाकी कल देखते हैं।